नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ बंगाल में एक बार फिर से गरजेंगे। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ बंगाल का दौरा करेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल में एक बार फिर गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 और 4 अप्रैल को बंगाल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरे चरण में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर ताबड़तोड़ 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे 3 और 4 अप्रैल को, और उस दौरान 8 रैलियों को, चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और अभी अभी ये जानकारी मिली है, एक बार आपको फिर से बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर से गरजेंगे योगी आदित्यनाथ और तीसरे चरण के चुनाव के लिए 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। 3 और 4 अप्रैल यानी 2 दिवसीय दौरे में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर सभी राज्यों में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जहां तक बात कर ली जाए तो सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है। और बंगाल चुनाव में यानी आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब तीसरे चरण के लिए एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। और इसी तीसरे चरण में 2 दिन के दौरे पर यानी 3 और 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के दौरे पर होंगे और उस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके बाद में जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी। क्या जानकारी मिल रही है? योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में दोबारा से हुंकार करेंगे और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ फिर से हमला बोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए वो प्रचार कर चुके हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के लिए फिर से प्रचार मैदान में पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और तीसरे चरण के मतदान 3 और 4 सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिवसीय दौरों में योगी आदित्यनाथ 8 को संबोधित करेंगे। साथ साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी भी जाएंगे, बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और इस बहुत सारी रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारी के साथ बंगाल बंगाल बीजेपी है उसके साथ चर्चा होगी। तो 8 रैलियों के साथ योगी आदित्यनाथ बीजेपी के 2 दिन का बंगाल में करने वाले हैं। जी एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार दौरा कर ही रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर ही रहे हैं, और फिर से 2 दिवसीय दौरा यानी कि 3 और 4 अप्रैल को वो बंगाल में रहेंगे और 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश के और भी कोई ऐसे दिग्गज नाम हैं जो बंगाल जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हैं। वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और कई बार पश्चिम बंगाल की यात्रा कर चुके हैं। 3 से 4 दिन तक वो पश्चिम बंगाल लगातार रुकते हैं, उसके बाद वापस लखनऊ आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रचार भी अब दूसरे चरण के लिए होगा, वो भी बंगाल जाएंगे और उनकी भी अलग अलग रैलियां और कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश सह चुनाव प्रभारी के तौर पर लगी हुई है, जिसमें उनको शामिल होना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे 3 और 4 अप्रैल को और 8 जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि एक बार फिर से बंगाल में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज भी वो केरल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में यानी कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी वो गए थे, लेकिन अब तीसरे चरण के लिए यानी आज से घमासान वहां पर शुरू हो गया है। और ऐसे में 3 और 4 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बंगाल में होंगे और 1-2 नहीं बल्कि 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2600 केस मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर एक बार फिर से चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। यूपी में कोरोना से अब तक 8,880 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के कुल 11,918 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 1,24,135 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 11 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है, यानी कि वैक्सीन के जो डोज हैं वो दे दिए गए हैं। सीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। और एसके वाजपेयी इस खबर पे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
एसके वाजपेयी, निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। और जहां तक कोरोना की बात कर लीजिए, लगातार पैर पसार रहा है कोरोना और मरीजों की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम है, किस तरीके से इलाज हो रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये दूसरे चरण में जब कोरोना वापस आया है तो लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। नए जो केसेस बढ़कर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जिससे केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ पहले नंबर पर चल रही है, जिसमें पिछले 3 दिन के अगर हम आंकड़े को देखें तो करीब 2000 से ज्यादा नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। तो निश्चित है कि आंकड़ा बढ़ रहा है, 10,000 के आंकड़े को पार कर चुका है उत्तर प्रदेश में दोबारा। जहां यह आंकड़ा सिर्फ 1977 बचा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले 3 सप्ताह के लगातार कोरोना के मरीजों के साथ ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर निकल गया है। तो निश्चित है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से, साथ ही साथ में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कड़ाई से जो गाइडलाइन है उनका पालन कराया जाए, मास्क सैनिटाइजर के प्रयोग को अनिवार्य किया जाए, साथ ही साथ में कहीं भी भीड़ न लगने दी जाए। इन सारे निर्देशों के बावजूद कोरोना देखिए, एसके वाजपेयी, यूपी में पिछले 24 घंटे में लगभग 2600 केस मिले हैं। लखनऊ की बात कर लीजिए, क्योंकि राजधानी लखनऊ है और वहां पर जो है काफी एहतियात बरते जा रहे हैं, सावधानियां देखने को मिल रही है, अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है, बेड्स जो हैं उसमें भी रिजर्व किए गए हैं। लखनऊ की क्या स्थिति है? बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की स्थिति देखें तो पिछले 3 दिन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2000 से ज्यादा के केसेस पिछले 3 दिन के अंदर राजधानी लखनऊ में है। और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में कोरोना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो चिंता की बात जरूर है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अकेले उत्तर प्रदेश में है। जितने अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के बाकी जिलों में केस हैं, उससे ज्यादा केस अकेले राजधानी लखनऊ में है, जो चिंता की बात जरूर है। और उसको लेकर लगातार कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इन कोशिशों का कितना फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर जरूर डिफर है। निश्चित है कि प्रयास के बाद जहां लोगों की अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते केसेस को उत्तर प्रदेश में रोका जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 24 घंटे में 2600 केस मिले हैं कोरोना के, और ये काफी चिंताजनक बात है। हालांकि एहतियात के तौर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना पर लगाम लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से खबर है जहां पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दबंगों ने एक महिला को, यानी महिलाओं को जमकर पीटा गया है, कई महिलाओं को पीटा गया है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, यानी कि 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। 4 दिन पुराने इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाठी डंडों के साथ फेंके जा रहे हैं ईंट भी, यानी ईंट भी महिलाओं पर बरसाई जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के दंदौरा खुर्द गांव का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कन्नौज की यह तस्वीर है, और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में मारपीट हुई है और इसमें युवक, बुजुर्ग, महिलाएं सब आपस में भिड़े हुए हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं और धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 दिन पहले का यह मामला है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो ये लगातार वायरल हो रहा है, उसके बाद से सभी ने यह संज्ञान लिया है लाठी डंडों के साथ। ये कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश का मामला है। और देखिए, लोग एक दूसरे को गिरा गिरा कर मार रहे हैं लाठी डंडों से, और उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं भी चोटिल हो रही हैं। और राहुल कुमार जो कि इस वक्त हमारे साथ। राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये विवाद काफी बड़ा है, यानी कि 2 पक्षों में जिस तरीके से मारपीट हो रही है, वो लग रहा है कि ये खूनी संघर्ष है। क्या मामला था, किस लिए यह विवाद हुआ था और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जी, जैसा कि आपको बता दें, पूरा मामला कन्नौज का है। या कन्नौज में एक मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे व ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यानी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पूछताछ हुई होगी, किस बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया? देखिए, जैसा कि पता लग रहा है कि महिलाएं आपस में एक नाली के पानी को लेकर विवाद हुआ था इनका लगभग 4 दिन पहले, जिसको बाद यहाँ पर ग्रामीणों ने आपस में करवा दिया गया था। लेकिन आज के जब अन्य युवक घर पहुंचे तो इसी बीच में जो उन्होंने महिलाओं ने उसकी बात बताई तो वह गाली गलौज करने लगे। इसके बाद वो गाली गलौज से तब्दील होकर ईंट पत्थर आपस में चलने लगे दोनों पक्षों में, जिसमें लगभग 4 महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिनको वहां से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी को लेकर यह विवाद हुआ था।
यानी पानी भरने को लेकर, और इस बात को लेकर पहले महिलाओं के साथ गाली गलौज यानी कि आपस में ही ये विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दो पक्षों में मारपीट में ये विवाद तब्दील हो गया। एक बार आपको फिर से बता दें कि दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, महिलाएं भी चोटिल हुई हैं और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां पर लखनऊ स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है, जिसका नतीजा है कि आए दिन कोई न कोई आम आदमी पार्टी का दामन थामता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय सिंह जी। सर, आज आपकी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपका दामन थामा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे और जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल फीडबैक और रिस्पांस का जो बीजेपी का संगठन है उसके वो प्रदेश संयोजक रहे। आज उन्होंने ज्वाइन किया है पार्टी। और इसके साथ साथ जयकेश त्रिपाठी जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। रुद्राक्ष संगठन के रोहित श्रीवास्तव जी को आज उपाध्यक्ष बनाया गया। वकार खान साहब हैं जो फिल्मी दुनिया के एक्टर हैं, उनको शामिल किया गया। वकार वारिस जी हैं, उनको आज जो बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं उनको शामिल किया गया। हमारी एक महिला जो दूरदर्शन की एंकर हैं उन्होंने आज पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ली है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग दलों से और अलग अलग विचारधारा के लोग भी आज आम आदमी पार्टी से प्रभावित हो रहे हैं। सर, 500 उम्मीदवारों की सूची अभी आपने जारी की है, उन उम्मीदवारों का चयन कैसे किया गया? क्योंकि आप लगातार बात करते हैं कि आपकी पार्टी जो है धर्म से अलग हटके, राजनीति से, जातिगत राजनीति से अलग हटके चुनाव लड़ेगी। तो सर, ये जो 500 कैंडिडेट हैं उनको कैसे चुना गया? देखिए, पिछले 6-8 महीने में हम लोगों ने प्रयास करके और अलग अलग जिलों में मीटिंग की, विधानसभाओं में मीटिंग की, ब्लॉकों पे जाके मीटिंग की, गांवों में सभाएं की और उसके माध्यम से बहुत सारे जो मौजूदा जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो दूसरे तीसरे नंबर पर रहे हैं, ऐसे लोगों ने पार्टी से लड़ने की इच्छा जताई और उनको कैंडिडेट बनाया गया। उनकी छवि का हमने विशेष तौर पे ध्यान रखा है कि अच्छी छवि के लोगों को हम लोग चुनाव में लड़ाएं। तो कैंडिडेट्स का चयन इसी आधार पर किया। सर, जितने भी उम्मीदवारों का चयन आपने किया है, छवि की बात आप कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी कैंडिडेट ऐसा मिलता है जिसके ऊपर 2-4 FIR हों और चलता है तो उसके ऊपर क्राइटेरिया फिक्स है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो आपराधिक प्रवृत्ति का है और छुपा रखा है अपना मुकदमा या FIR कोई, तो नहीं लड़ाएंगे चुनाव। सर, हमारा एक आखिरी सवाल है, पंजाब में मुख्तार अंसारी को गए थे, वो 12 के एक पद और पता होना चाहिए कि कैसे वो एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और क्या रिश्ता है भाजपा नेता का और मुख्तार अंसारी का। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में जिन कैंडिडेटों को उन्होंने अभी तक चुना है वो पूरी तरीके से ईमानदार छवि के लोग हैं। समीर कनकी के साथ लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से खबर है जहां पर मदन भैया के आवास पर पहुंचे हैं राकेश टिकैत। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के घर पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई है। मदन भैया ने राकेश टिकैत को सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ा हूं और साथ खड़ा रहूंगा, पूरी तरह किसान आंदोलन में सहयोग करूंगा, ये कहा मदन भैया ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की ये तस्वीर है। पूर्व विधायक मदन भैया के घर पर पहुंचे हैं भाजपा के प्रवक्ता राकेश टिकैत।
सामान्य मुलाकात है और पहले भी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर कोई किसान आंदोलन के लिए हमने कि पूर्ण तरीके से जो है हमारा पहले भी साथ था और आगे भी जैसी आवश्यकता होगी हमारे साथ जो किसान आंदोलन के प्रति रहेगा। और किस विषय पर चर्चा, इसके अलावा कोई विशेष बात किस तरीके की? विशेष बात तो केवल किसान आंदोलन के लिए ही है। इसको औपचारिक मुलाकात कहा जा सकता है? हाँ, औपचारिक मुलाकात है, मंडलीय सामान्य मुलाकात है। वह मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 जवानों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक जवान अजय लोनी के जावली गांव के रहने वाले थे, जहां राकेश टिकैत उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है, जहां परिजनों से बिछड़ी मासूम बरामद कर ली गई है। पुलिस ने सुरक्षित किया 2 साल की मासूम को। आपको बता दें कि 2 साल की मासूम को बरामद कर लिया गया है। मासूम बच्ची को तलाश कर परिजन को सौंप दिया गया है। मासूम बच्ची को देख परिजनों में खुशी की लहर है। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस का परिजनों ने धन्यवाद किया है। 28 मार्च से लापता हुई थी 2 साल की मासूम। सेक्टर 58 थाना एसओ अनिल राजपूत और पुलिस टीम ने अपने दिन और रात के प्रयास के परिणाम स्वरूप बच्ची को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है। दो साल के मासूम जो कि बिछड़ गई थी, पुलिस ने बड़े ही कड़ी मशक्कत के बाद मेहनत करके इस बच्ची को खोज निकाला है और परिजनों को सौंप दिया है। प्रयागराज में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। गेहूं की फसल में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की देरी से पहुंचने से नाराज हुए थे ग्रामीण और आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिंगापुर कचार का यह मामला है। एक बार आपको फिर से बता दें कि प्रयागराज में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर काफी देर से पहुंची और उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस पे ही हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। फिलहाल उन सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं गाड़ी को भी पलट दी गई, यानी कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने आक्रोशित हो गए थे। दरअसल गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई थी और इसे बुझाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया जा रहा था। और अब हम आपको आग की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। आग से किसी की गृहस्थी तो किसी की फसल जलकर राख हो गई है। और ये 6 तस्वीर ग्रेटर नोएडा, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। सिद्धार्थनगर में भी कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला। हाथरस में भी फसल में ही आग लगी है। वहीं मेरठ की अगर बात कर ली जाए तो मेरठ में भी एक फैक्ट्री, मेरठ में भी आग लगी है। वहीं मऊ में भी कुछ इसी तरह का मामला देखने को मिला। और हमीरपुर की अगर बात कर ली जाए, सब जगहों पर भीषण आग लगी हुई है और इस आग को बुझाने के लिए लगातार कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण, यानी तेज हवाओं के कारण, यह आग जब लगती है तो अचानक से फैल जाती है और इसकी लपटें बहुत दूर तक देखने को मिलती। तस्वीरों में जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी मशक्कत करनी पड़ती है आग पर काबू पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। आपको बता दें कि फैक्ट्री से 7 तमंचे, 10 अधबने तमंचे और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अवैध फैक्ट्री में बंदूक और तमंचे बनते थे ऑन डिमांड। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल एक फरार है। अवैध हथियार 1500 रुपये में बनाकर 4000 में बेचते थे ये लोग। हथियार खरीदने वालों पर कार्रवाई करेगी पुलिस, ये वहां की पुलिस बता रही थी। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। और
तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, जहां पर अवैध फैक्ट्री का यानी कि हथियार बनाने वाले अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और वहां से 7 तमंचे, 10 अधबने तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी की है। फिलहाल एक फरार है। कहा यह जा रहा है कि 2 लोग मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और फैक्ट्री को सील कर दिया। वहां पर जितने भी हथियार बने हुए थे वो जब्त कर लिया गया। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गन्ने के खेत में असलहे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर बुढ़ाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए 7 बने हुए तमंचे, 10 अध बने हुए तमंचे, 10 कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जानकारी की जा रही है कि इन्होंने अब तक जो शस्त्र बनाए हैं वो किनको दिए हैं और उनको भी पकड़ने की और प्रभावी कार्यवाही करने की कार्यवाही की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबर मुरादाबाद से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। तेज धमाके की चपेट में आए कई लोग। आपको बता दें कि मुरादाबाद से खबर है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है, धमाका हुआ है, तेज धमाका, और इस चपेट में कई लोग आ गए हैं। धमाके से उड़ी झुलसे लोगों, यानी कि इस धमाके से टीन की जो छत थी वो उड़ गई और इसमें कई लोग झुलस गए हैं। दर्जनों कर्मचारी झुलस गए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन ये धमाका कैसे हुआ? कांट थाना क्षेत्र के मोहल्ला फकीरगंज का ये मामला है। मुरादाबाद से खबर आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके में 1 दर्जन कर्मचारी झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही।